क्या कारण आप इसका देखते हैं और इस समय कौन से फैक्टर हैं जो सोने और चांदी के दाम तय कर रहे हैं, खासकर तब जबकि भारत की डील यूरोप से भी हो चुकी है, अमेरिका से भी हो चुकी है। एक वक्त था जब हम कह रहे थे कि जियोपॉलिटिक्स की देखिए जरा टेंशन कितनी है दुनिया में, और जब टेंशन होती है, युद्ध होता है, टैरिफ वॉर होती है, तो सोने चांदी में निवेश बढ़ता है। देखिए ऐसा है कि जैसे सिल्वर के बारे में जो हम लोग जान रहे थे कि जिस तरीके से डिमांड बढ़ रहा था, क्योंकि पिछले 5 साल से जो देख रहे थे कि 25,000 मैट्रिक टन निकल रहा था और 21,000 खपत हो जा रहा था। इसमें क्या होता था, पेपर ट्रेडिंग काफी जबरदस्त होता है सिल्वर में। पिछले 15 साल से इसका रेट रुका हुआ था। आप सोचें कि जो है $30-32 पे मिल रहा था सिल्वर, जो आज से 20 साल 30 साल पहले मिलता था उसी रेट में मिल रहा था। तो पेपर ट्रेडिंग के जरिए उसका रोका हुआ था और लोगों ने जमकर शॉर्ट किए हुए थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। चांदी 2 दिनों में 41,000 रुपए सस्ती हो चुकी है और अब इसकी कीमत 2,41,000 रुपए किलो पर आ गई है। सोने में भी 1,000 रुपए की गिरावट है। 1,51,000 रुपए के दाम पर यह आ गया है। 2 ही दिनों में करीब करीब 6,700 रुपए गिर चुका है। सोने और चांदी के दाम में आज की बात करें, 6 फरवरी को गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन यानी कि IBJA के मुताबिक सराफा बाजार में चांदी की कीमत में 13,155 रुपए की गिरावट और कीमत है 2,41,184 रुपए पर। इससे पहले इसकी कीमत 2,54,000 थी। 2 दिनों में ही 41,000 रुपए चांदी सस्ती हो चुकी है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की बात करें तो 1,000 रुपए यह कम हुआ है। 1,51,000 पर इसका रेट पहुंच गया है। इससे पहले 1,52,500 पर था। सोना 2 दिनों में 6,700 रुपए सस्ता हो गया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार और इन्वेस्टिंग माइंड्स के फाउंडर उत्पल चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। तो उत्पल जी, तेज गिरावट थी, बजट के आसपास हम देख रहे थे और उसके बाद फिर 2 दिन चढ़ा और अब एक बार फिर से गिरावट की ओर है। और अब जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं ये बहुत बड़े हैं पहले के मुकाबले में। इसे आप देख रहे हैं कि एक पैटर्न अलग सा आपको नजर आ रहा है। पहले जो उतार चढ़ाव थे वो भी बड़े थे पहले के मुकाबले में, लेकिन अब पिछले 7-8 दिन में ये उतार चढ़ाव बहुत बड़े होने लगे। क्या कारण आप इसका देखते हैं और इस समय कौन से फैक्टर हैं जो सोने और चांदी के दाम तय कर रहे हैं, खासकर तब जबकि भारत की डील यूरोप से भी हो चुकी है, अमेरिका से भी हो चुकी है। एक वक्त था जब हम कह रहे थे कि जियोपॉलिटिक्स की देखिए जरा टेंशन कितनी है दुनिया में, और जब टेंशन होती है, युद्ध होता है, टैरिफ वॉर होती है, तो सोने चांदी में निवेश बढ़ता है। अब तो ट्रेड डील भी हो रही है। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जैसे सिल्वर के बारे में जो हम लोग जान रहे थे कि जिस तरीके से डिमांड बढ़ रहा था, क्योंकि पिछले 5 साल से जो देख रहे थे कि 25,000 मैट्रिक टन निकल रहा था और 21,000 खपत हो जा रहा था। बाकी इन्वेस्टमेंट पे जा रहा था, जो ज्वेलरी पे जाता है और तमाम चीजों पे जाता है। सिर्फ इंडस्ट्री में 70% के आसपास जा रहा था। तो उसके कारण जो है एक डिमांड सप्लाई का गैप तो उभर रहा था, वो तो फैक्ट था। तो अब वहां से क्या हुआ कि चीजें बढ़ने लगी। फिर जो है जो इसमें क्या होता था, पेपर ट्रेडिंग काफी जबरदस्त होता है सिल्वर में। पिछले 15 साल से इसका रेट रुका हुआ था। आप सोचें कि जो है $30-32 पे मिल रहा था सिल्वर, जो आज से 20 साल 30 साल पहले मिलता था उसी रेट में मिल रहा था। तो पेपर ट्रेडिंग के जरिए उसका रोका हुआ था और लोगों ने जमकर शॉर्ट किए हुए थे। अब क्या हुआ कि रेट डिमांड सप्लाई जो भी है उसमें बड़े बड़े प्लेयर आए होंगे, तमाम चीज आया होगा, चाइना से खरीदारी थी, तमाम बातें थी। उसके बाद से ये रेट भागने लगा। रेट भागते भागते फिर ये जब कप एंड हैंडल पैटर्न को जब तोड़ दिया $96 पे जाकर, उसके बाद जो है इसमें फोमो आ गया, जबरदस्त फोमो लाइन। अब यहाँ जो पब्लिक जो फंसी है, वो सब जो पब्लिक जो है वो 100 के ऊपर जाकर फंसी है। क्योंकि पहले जब भी ये 48, अगर $48 में किसी ने खरीदा होगा तो वो फायदे में ही है। अगर आप देखें तो अभी भी जो है वो 74-70 के आसपास है। अगर 50% फायदे में ही है वो, अगर जिसने भी उस वक्त खरीदा होगा। लेकिन चांदी लेकिन 4 लाख पहुंचकर 2,41,000 पर आई है। हाँ हाँ, तो ये जो पब्लिक जो खरीदी वो 4 लाख पे जाके खरीदी ना। अगर किसी ने जब 2 लाख का भाव था सिल्वर का, उस समय खरीदा होता तो आज भी वो नुकसान पे नहीं है। लेकिन पब्लिक क्या करती है, पब्लिक जाकर खरीदती है, फोमो का शिकार होती है, लोग करती है और जाकर सीधे मैक्सिमम में खरीदती है। जरा सा अपने आप को भी इस्तेमाल करना चाहिए, वहां IQ भी इस्तेमाल करना चाहिए कि भाई ये 300 गुना भाग चुका है, जरा रुक जाइए। बिल्कुल हॉकी की तरह ऊपर भाग रहा था, रॉकेट की तरह वो भाग रहा था। तो वहां पब्लिक जो है, पब्लिक सुनती किसी का पर नहीं ये है, रॉकेट बाद खुश में हुआ ब्लेम कैसे? करेगी। सवाल ये है, 29 जनवरी से लेकर 2 फरवरी के बीच में 3 दिन में 1,60,000 रुपए चांदी कम हुई। ये रॉकेट की हवा अचानक से किसने निकाली? तो ये वही तो कह रहे हैं कि जो सटोरिये होते हैं इसमें जो आ जाते हैं, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। वो अपना पैसा, जो कैपिटल घूमता है, जो मनी आता है, वो मनी निकल गया। लोगों ने उस पे जमकर पैसा लगाया और एक रैली दिया। अगर आप दिसंबर तक देखें तो रैली ठीक ठाक चल रही थी। 29 दिसंबर तक भी ठीक था। अगर उस समय देखें तो $72 के आसपास था। और उसके बाद से जो $50 ऊपर भागा, मतलब आप कहें कि
70% के आसपास जो है उसने जो है 1 महीने के अंदर 30 दिन के अंदर 70% भगा दिया। तो जो बाकी जो एक्स्ट्रा मनी आए थे, जो सटोरियों के जो पैसे आए थे और जो वो पैसे निकले, साथ में जो इन लोगों ने शॉर्ट कर रखा था वो पैसे निकले, जो है ब्लाइंडली ये हुआ होगा, ये तमाम चीज हुआ। और कल कल का जो मार्केट गिरा है वो चाइना नहीं गिराया। चाइना जो अब तक मार्केट को ऊपर रखे हुए था, $10 और $15 का फर्क होता था, हालांकि फर्क कल भी था $5 के आसपास, लेकिन और बंद होने के बाद तो अभी के रेट से तो ज्यादा फर्क है। लेकिन उसके बाद कल चाइना की तरफ से बहुत जबरदस्त बिकवाली हुई, 6 काउंटर को बंद किए गए क्योंकि उसने एक्स्ट्रा लगा दिया था शॉर्ट करने के लिए। एक दो बड़े कंपनियों को, एक फ्यूचर था उसने 6,000 करोड़ के आसपास शॉर्ट किया हुआ था, दूसरे ने अभी 27,000 करोड़ रुपया कमाया था गोल्ड से, गोल्ड को ऊपर भगाकर, और वहां से उसने 2700 करोड़ के आसपास का उसने शॉर्ट लगाया हुआ था। तो ये जो तमाम हो गया, देखिए सिल्वर में अगर आप जाएंगे अभी भी बुलियन मार्केट आप खरीदने के लिए जाएंगे सराफा बाजार में, और वहां पे तो सिल्वर में ऐसा नहीं है कि सिल्वर बिल्कुल रद्दी हो गया है, और जो है उसके भाव है अभी भी हैं, जो है वो प्रीमियम ले रहा है आपसे, अब भी प्रीमियम ले रहा है, कल शाम तक प्रीमियम ले रहा था। लेकिन हो ये गया है कि पेपर ट्रेडिंग के जरिए इसके रेट को जो है बहुत जबरदस्त गिरा दिया गया है, पूरा ह्यू एंड क्राई मच गया है एक तरीके से आप देखें तो। क्योंकि कल अमेरिका में जो बैठक हुई परसों रात को, क्रिटिकल मिनिस्ट्री की जो बैठक हुई, उसमें 54 देश के जो है प्रतिनिधित्व आए हुए थे, हमारे यहाँ से भी एस जयशंकर साहब थे उसमें। उसमें जीडी वेंस का स्पीच हुआ जिसमें उसने कहा कि हमें एक फ्लोर प्राइस तय करना होगा, क्योंकि चाइना की जो मोनोपोली है जिस तरीके से, उसको लेकर पॉइंट था। क्योंकि चाइना जो है क्या करता है कि सारे खदान पे उसका कब्जा हो गया है, प्रोसेसिंग पे उसका कब्जा हो गया है, रेट को जो है वो फ्लक्चुएट कर देता है। तो क्या होता है कि कोई कंपनी अगर आ रही है खरीदने के लिए, तो वो कंपनी फिर नुकसान में चली जाती है, वो खदान नुकसान में चला जाएगा। अगर मान लीजिए कोई सिल्वर को देख कर आएगा कि भाई $80 के आसपास है, चलो यहाँ खदान लगाते हैं हमें फायदा होगा, उसको गिराकर अगर $50 कर देगा, जैसा लग रहा है कि गिरा ही देगा $50 के आसपास जो स्थिति चल रही है इस समय, तो उसमें क्या होगा कि वो खदान कंपनियां फिर नहीं निकल पाएगी ना। तो ये लड़ाई जो है बड़ी जबरदस्त है। इसमें क्या होता है कि, लेकिन गलती क्या हो जाती है इसमें, आम जनता पिस जाती है। लड़ाई जो है दो देशों के बीच है सिल्वर को लेकर, जो बड़े बड़े ब्रोकरों के बीच है, बड़े बड़े सटोरिये इसमें फंसे हुए हैं। यहाँ आम जनता फंस गई, और वो जनता फंसी जिसने $100 से ऊपर जाकर खरीदा। जो लोग में खरीदते हैं आकर, इंतजार करते 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 उनको लग रहा है कि यहाँ पैसा भैया डबल हो जाएगा, भैया पहले देख लेते 300% भाग चुका है, यहाँ लगाओगे तो और डूबने का चांस रहेगा। तो वो देखा नहीं, पब्लिक वहां घुस गई। एक और बात है प्रॉफिट बुकिंग को लेकर। क्या आपको लगता है कि पहले के मुकाबले अब प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा तेज़ हुई है और इसी वजह से ये गिरा भी है, और आगे भी अब इसी तरीके की प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखेगी? क्योंकि लोगों का विश्वास अब उतना बन नहीं पा रहा है, लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसे प्रिडिक्ट तो कर नहीं सकते ये कब उठेगा कब गिरेगा, तो जितना बन गया है प्रॉफिट उसे लेकर अब निकल लिया जाए। हाँ, ये देखिए ऐसा है ना, इसको कुछ कहना बड़ा मुश्किल होता है, टाइम वाइम करना बड़ा मुश्किल होता है, कुछ भी कहना। लेकिन अगर हम ये चीज को देखें, जैसे कि आपके बुलेटिन में भी कई बार बातचीत होती थी हमसे कि जो 63,000 मैट्रिक टन जो इन्वेस्टर ने खरीद रखा है, हाँ, वो कब बेचने के लिए आ जाए पता नहीं क्या होगा। कह नहीं सकते। या किसी ने लॉन्ग पे शॉर्ट कर रखा है, वो अगर वो करेगा तो क्या होगा, ये संशय जताते थे हम, आपकी बुलेटिन में भी जताते थे। और उसके बाद से क्या हुआ कि अब वहां जो भी उसने शॉर्ट किया, अब देखिए खरीदारी क्या है, जितने बड़े प्लेयर हैं सबने खरीदारी किया है $22, $24, $32 पे आकर। एक साल से है, एक साल से $32 में मान लीजिए 50% के आसपास लेगा जो है। तो $50 जो जिस तरीके का पोजीशन बना रखा है इसमें, क्योंकि जो बड़ा बड़ा जो सपोर्ट लाइन था वो टूट गया है। अभी जो सपोर्ट लाइन था वो 69 का था, जो सुबह टूट चुका था, उसके बाद से फिर 72 गया है। अब ये भी टूट जाता है तो नीचे फिर 62 का आएगा, 62 के बाद 58 आएगा, और 58 के बाद जो है वो $50 का है, जो है एक बड़ा सपोर्ट लाइन है। तो देखिए अभी क्या होता है, किस तरीके का होता है। यहाँ पे उठापटक बहुत जबरदस्त है, बहुत तेज है ना। तो इसमें पब्लिक को सावधान रहना चाहिए इसी पूरी से तरीके जुड़ी हुई से। एक और बड़ी खबर मैं उत्पल जी आपको बताता हूं, और उसका आप एनालिसिस करके बताइएगा कि एक बड़े अर्थशास्त्री हैं जो एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं या नहीं। जरा मैं पहले पूरी खबर बता देता हूं अपने दर्शकों को। मशहूर अमेरिकी इकोनॉमिस्ट हैं पीटर शिफ, इन्होंने बड़े आर्थिक संकट की चेतावनी दी है। शिफ का मानना है कि हम एक ऐसे आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहे हैं जिसके सामने 2008 वाली मंदी बच्चों का खेल लगेगी। डॉलर धराशायी होने वाला है और इसकी जगह सोना ले लेगा। पीटर शिफ के मुताबिक दुनिया भर के केंद्रीय बैंक डॉलर पर निर्भरता कम कर रहे हैं, सोने का रिजर्व बढ़ा रहे हैं। शिफ का बयान ऐसे समय में आया है जब ग्लोबल मार्केट में सोने चांदी की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव है। 2025 में सोना 75% बढ़ा, चांदी 167% बढ़ी,
पीटर शिफ ने उन दावों को खारिज कर दिया है जिसमें अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत बताया जा रहा था। शिफ ने कहा है कि दुर्भाग्य से अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत होने के आंकड़े सही नहीं हैं, ये बहुत ज्यादा घुमावदार हैं, इनमें सुधार किया जाएगा, इन पर महंगाई का बहुत असर है, आने वाले कुछ सालों में महंगाई बाइडन के समय में जितनी महंगाई थी उससे ज्यादा खतरनाक होगी। शिफ ने कहा है कि सोने की कीमत जो बढ़ रही है वो एक बड़े संकट की चेतावनी दे रही है, जो या तो इस साल या फिर इस साल के आखिर में या अगले साल ये संकट आपको नजर आएगा। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक सोना खरीदकर डॉलर से छुटकारा पाना चाहते हैं, वो अमेरिकी ट्रेजरी को बेच रहे हैं, सोना असली तस्वीर दिखा रहा है, डॉलर खत्म हो जाएगा, सोना उसकी जगह ले लेगा। उत्पल जी, जो ये भविष्यवाणी, ऐसा नहीं है कि डी डॉलराइजेशन या डॉलर का घटता प्रभाव, सोने का बढ़ता प्रभाव, इसकी चर्चा तो हम बहुत समय से कर रहे हैं। अब अमेरिकी अर्थशास्त्री जिन्होंने 2008 की मंदी को लेकर प्रेडिक्शन किया था, वही ये बात कह रहे हैं कि अमेरिका के डॉलर की कीमत बहुत कम हो जाएगी, और दुनिया के ज्यादातर केंद्रीय बैंक ये समझ गए हैं, इसीलिए सोना ले रहे हैं। देखिए, वो पीटर से क्या सब लोग ये बोल रहे हैं, और 2008 का दावा सब लोग करते हैं। कई लोगों ने 2008 में कहा था कि मंदी आ जाएगा, इवन स्टार न्यूज में हम लोग भी चर्चा करते थे कि मंदी आने वाला है। तो 2008 के लिए बहुत लोग आ गए हैं, पीटरशिप आ गया है, माइकल बड़ी आ गया है, अपने जो रघुराम राजन थे वो भी बोले थे कि वे आ जाएगा 2008 का, और जैसे कि अभी बोल रहे हैं सब लोग। देखिए, मंदी आएगा ये बहुत दिनों से चल रहा है, और पीटर सिर्फ जो है वो बुरी तरीके से चांदी में पिट चुके हैं, बुरी तरीके से। उनका जो आकलन था वो पूरी की तरफ पूरी का पूरा फ्लॉप हो चुका है, वो फंसे हैं। रॉबर्ट कियोसाकी पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुके हैं चांदी में, भापने में जो है इन लोगों को दिक्कत हो गई। अब ये है कि देखिए, अमेरिका का इकोनॉमी देखिए कमजोर तो है ही है, उसका जीडीपी और ग्रोथ जो डेट का जो रेशियो है वो 130% के आसपास है। 30 ट्रिलियन का उसका जीडीपी है, 39 ट्रिलियन का उसका जो है कर्ज है, 38.5 ट्रिलियन का कर्ज है, 5 ट्रिलियन जो है वो कमाई करता है, 60 ट्रिलियन उसका डॉलर का खर्च होता है, 2 ट्रिलियन एक्स्ट्रा आ जाता है, 1 ट्रिलियन जो है वो ब्याज वाला आ जाता है जो है। तो इस तरीके से अमेरिका का इकोनॉमी तो बर्डन में है ही है, और ये बर्डन में मतलब अभी से नहीं है, ये पिछले 2-3 साल से चल रहा है। लेकिन यहाँ पे ये देखिएगा कि जापान का जो इकोनॉमी है 230%, जो कर्ज और जीडीपी का जो रेशियो है 230% का है, तो जापान अभी तक डूबा नहीं है। तो अभी अमेरिका में भी जो 130 को लेकर जो आकलन लगा रहे हैं सारे इकोनॉमिस्ट पूरी दुनिया का, जो मुझे नहीं लग रहा है कि अभी कुछ ऐसा प्रतीत होगा। इकोनॉमी टाइट है, नो डाउट। अब जो नए जो लाए गए हैं, जो फेड चीफ जो आएंगे, उनके बारे में कहा जाता है कि वो काफी जो है कड़क है। वो इंटरेस्ट रेट को 1% करना है उनको। इंटरेस्ट रेट को 1% करेंगे तो लिक्विडिटी कम करना पड़ेगा, नहीं कि वो इन्फ्लेशन भाग जाएगा। लिक्विडिटी कम करेंगे तो फिर थोड़ा सा बाकी चीजों पे क्राइसिस होगा, लेकिन उससे क्या होगा, डॉलर मजबूत होगा। तो अभी कसम कस है, पूरी तरीके से कसम कस है। और ये बात तो है कि डॉलर का दबदबा कम हो चुका है। डॉलर का दबदबा पहले 75% होता था, अभी 56% के आसपास है। और दुनिया के तमाम बैंक जो है वो अपने रुपया, अपने करेंसी को मजबूत करने के लिए गोल्ड खरीद रहे हैं। ये फैक्ट तो है, क्योंकि 2022, 23, 24 में गोल्ड खरीदा गया 1000 टन से ऊपर, लेकिन 2025 में वही जो है 830 टन के आसपास खरीदा गया, कम खरीदा गया। अभी फिर जो है 2026 में हो रहा है कि गोल्ड खरीदारी किया जाएगा। देखिए, अपने करेंसी को हेज करने के लिए गोल्ड खरीदते हैं, क्योंकि उसमें दूसरा पहलू ये भी देखिए, क्योंकि चाइना का अगर युआन को आप देखें, अब डॉलर भूल जाइए, चाइना का युआन ही अपने आप में कमजोर हो रहा है, तो वो अपने युआन को मजबूत करने के लिए गोल्ड से सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि चाइना जो है वो पूरी तरीके से डिफ्लेशन में फंसा हुआ है। वहां चीजें जो है, जो चीजें डिफ्लेशन मतलब कि इन्फ्लेशन मतलब चीज खरीद रहे हो महंगा हो रहा है, डिफ्लेशन मतलब खरीदार आ ही नहीं रहा है, सेविंग कर रहा है, वहां पे खरीदार आ ही नहीं रहा है, तो वो अपने करेंसी को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। भारत मान लीजिए गोल्ड खरीदता है, वो अपनी करेंसी को मजबूत करने के लिए कर रहा है, तमाम चीज कर रहा है। तो ये सब चीजें हैं। अब ये जितने इकोनॉमिस्ट हैं ये सब बोल रहे हैं, पिछले 2-3 साल से बोल रहे हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के तो पिछले 15 साल 20 साल से बोल रहा है कि वो रिसेशन आ जाएगा, रिसेशन आ जाएगा। देखिए, रिसेशन आने के लिए जो है सबसे बड़ी बात की 2008 में क्या था कि मॉर्गेज क्राइसिस हो गया था पूरी तरीके से। लेकिन इस समय क्या है कि जो 7 मैग्निफिसेंट जो भी मैक कंपनी है, जो एआई कंपनी है, उसने संभाले हुए हैं। एआई कंपनी को भी लेकर तमाम बातें आती हैं कि उसका जो है वो पैसा बहुत ज्यादा उस पर कर्ज लग गया है और तमाम चीज लग गया है, लेकिन वहां डेवलपमेंट हो रहा है। वो उसमें आप .com बबल वाली बात नहीं देख सकते। तो ये सब जितने इकोनॉमिस्ट हैं ये बोलते रहते हैं, हम लोग भी टाइम टू टाइम इसको चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, लेकिन इस समय ऐसा कोई प्रतीत नहीं हो रहा। देखिए, अगर मार्केट को गिर जाना चाहिए था ना,
शेयर बाजार को धड़ाम हो जाना चाहिए था अभी। पिछले आप जो 6 महीने से लोग बोल रहे हैं शेयर बाजार गिरेगा, शेयर बाजार गिरेगा, बहुत हाई वैल्यूएशन हो गया है, तमाम हो चुका है, अभी तक तो गिरा नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है, जो है अभी कहना बड़ा मुश्किल है इस चीज में, लेकिन टाइटनेस बिल्कुल है, अमेरिका लेकिन टाइटनेस रहेगा। लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि दुनिया के ज्यादातर बड़े देश अमेरिका की इस दादागिरी से छुटकारा पाना चाहते हैं। एक तो जो स्विफ्ट सिस्टम है, इसे थोड़ा सा बताइएगा कि स्विफ्ट क्या है, जिससे दुनिया के देशों के बीच में पैसे का लेन देन आदान प्रदान होता है। स्विफ्ट पर अमेरिका का कब्जा है। डॉलर से छुटकारा हर कोई पाना चाहता है। ब्रिक्स देशों ने मिलकर भी एक ब्रिक्स करेंसी का सपना देखा। बहुत सारे देशों के साथ भारत ने भी कोशिश की कि हम अपनी करेंसी में ही डील करें। डॉलर दुनिया की मजबूरी क्यों बना हुआ है, और क्या डॉलर से छुटकारा पाने का रास्ता अब खुल चुका है, धीरे धीरे करके ही सही? देखिए, डॉलर का कम तो हुआ ही है। 2000 अगर 20 में देखे तो उस समय उसका 75% था, तो वहां से 19% की गिरावट हुई है 25 साल में, ये ध्यान रखिएगा। लंदन ब्रिटेन का जो पाउंड जब कमजोर हुआ था तो उसको कई साल लग गए थे, मतलब 50 60 70 साल लग गए थे उसको कमजोर होने में। तो ऐसा नहीं है कि डॉलर जो है अभी कमजोर हो जाएगा, ये हम लोग के जीवन तक में जो है डॉलर रहेगा, एज इट इज रहेगा। कोई इसमें थोड़ा सा नीचे कम हो सकता है। अब चाइना का युआन जो है 4.83% है सिर्फ, और ये 56% है। लोकल करेंसी पे काम होता रहता है, वो सब चीज होती रहती है। लेकिन जो स्विफ्ट वाली जो बात हुई कि जैसे पैसे हम भेजते हैं किसी को तो स्विफ्ट के जरिए ट्रांजेक्शन भेजते हैं, जैसे हम अपने पेटीएम के जरिए भेजते हैं या यूपीआई करते हैं, उसी तरीके का है वो उसमें। और उसमें ट्रांजेक्शन फी लगता है, उसको फायदा ही होता है क्योंकि डॉलर का आदान प्रदान होता है, तो अमेरिका को फायदा है एक तरीके से। दूसरा, ये जो है चाइना जो है वो अपना सिस्टम लेकर आया है, सी पिक्स या सी सैप्स करके कुछ नाम है उसका, तो वो चीजें हैं। लेकिन अभी जानते हैं बहुत दूर की बात है। और जिस तरीके से अमेरिका दादागिरी करता है, क्योंकि जो मॉनरो डॉक्ट्रिन निकाला उसने, मॉनरो डॉक्ट्रिन करके पूरे जो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे कब्जा कर लिया पूरी तरीके से। वेस्टर्न हेमिस्फीयर उसके जो है पांव पे गिर गया है। आप देखिए, खत्म हुआ, कहानी खत्म हो गई। यूरोपियन यूनियन वाली भी कहानी खत्म है, यूरोपीय उसके साथ है नहीं। आप तो बचा कौन? भारत को भी ले गया उसने ट्रेड डील के साथ, अपने कब्जे में ले गया। जो है साउथ एशिया में अगर देखें तो वहां टसल है चाइना के साथ। हाँ, अफ्रीका में जो है वो पकड़ है, अफ्रीका में जो है चीन का पकड़ है, नो डाउट। लेकिन अफ्रीका का इकोनॉमी उस तरीके से है नहीं। बहुत लंबी बात है ये, कोई मतलब ये सब जो है हवाबाजी करते हैं सारे इकोनॉमिस्ट जो है, तो ये सब 50 साल लग जाएंगे इसको कमजोर होने में। लेकिन एक बात है कि गोल्ड मजबूत रहेगा, इसलिए मजबूत रहेगा कि इकोनॉमी में टाइटनेस तो है ही है। आप कोलैप्स नहीं हो रहा है, लेकिन टाइटनेस है, और टाइटनेस अगर रहेगा तो गोल्ड भागेगा, और गोल्ड भागेगा। अब जो सब कुछ है गोल्ड पे, वो 16 मई को जो फेड चीफ नए आएंगे वो किस तरीके का कदम उठाते हैं उस पर देखना होगा। देखिए, वॉल्कर साहब आए थे वहां पे, जो है फेड चीफ आए थे अमेरिका में 1980 में। गोल्ड जो था वो $835 पे था, और 2000 तक गोल्ड जो है $250 पे था। मतलब कि 1/3 हो गया था, 20 साल तक दबा हुआ था। हालांकि अब वो स्थिति नहीं होगी, क्योंकि वॉल्कर ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया था। इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर उसने 20-21% कर दिया था, और पूरे जो उसका जो टर्म रहा उसमें एवरेज 10% से ऊपर का रहा, तो इन्फ्लेशन से ऊपर था उसका, तो लोगों को फायदे हो रहे थे उस समय। लेकिन वो बात अब यहाँ पे ये नहीं होगा। यहाँ तो ट्रम्प का दबाव है कि आप इंटरेस्ट रेट को कम करो, 1% के आसपास करो, तो काफी कसमकस है ये ना। और ये पीटर सेठ साहब जो है पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुके हैं सिल्वर के मसले पे। ये इनको मैं बड़ा जीनियस आदमी समझता था, ये फ्लॉप हो चुके हैं। रे डैलियो साहब को भी बहुत जीनियस आदमी समझता था मैं, वो भी गोल्ड पे बोल रहे हैं और उठपटांग बोल रहे हैं, वो भी मेरे को फ्लॉप ही नजर आते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी तो खैर है ही है, वो जो है उसको तो मैं वेटेज ही नहीं देता हूँ, तो बेकार है, उसका कोई सेंस है ही नहीं। पता नहीं कैसे पुअर डैड और रिच डैड जैसी किताब उसने लिख दिया, कहीं छपवाया होगा किताब किसी से, जो भी बातें हैं। लेकिन ये सब चीजें हैं, अभी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक जियो पॉलिटिक्स में जो हालात बने हुए थे, जो एक टेंशन बनी हुई थी, आपको लग रहा है वो थोड़ी सी कम हो रही है? और आपको लगता है कि अमेरिका के इस टेरिफ दबाव की वजह से भारत ने 9 बड़े देशों के साथ ट्रेड डील कर लिया? अगर शायद अमेरिका का इतना दबाव ना होता, भारत इतनी तेजी से ट्रेड डील करने की तरफ आगे नहीं बढ़ता। हमने तुरंत अपने सारे दरवाजे खोले, उसका असर देखा। हमने अपनी जीडीपी ग्रोथ को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया, हमारा एक्सपोर्ट कम नहीं हुए, हमने यूरोप के साथ ट्रेड डील कर ली, कुल मिलाकर 9 देशों के साथ की, और आखिरकार फिर हमने अमेरिका के साथ भी डील कर ली। यानी कि पिछले 3-4 महीने में दबाव बहुत था, लेकिन मुझे लगता है 3-4 महीनों के अंत जब हुआ है तो भारत के लिए स्थिति अब अच्छी है ट्रेड के मामले में। आप मानेंगे इस चीज को? बिल्कुल। देखिए, दबाव जो ना वो अपना इकोनॉमी का होता है। अगर आप अमेरिका के साथ देखिए, आप रशिया से तेल मंगवाते थे, जो भी बातें हैं अच्छी ठीक बात है, डिप्लोमेसी रहनी चाहिए। रशिया से पहले जो आता था वो $12 के आसपास सस्ता आता था,
लेकिन अब वो कम हो गया। रसिया क्या था, रसिया अपना तेल भी देता था और रसिया के पास ईरान का भी तेल आता था, और ईरान में जो पोजीशन चला तो ईरान का तेल आना बंद हो गया, तो उसका तेल महंगा हो गया। अब उसको वो फायदा नहीं रहा, $4 के आसपास का फायदा हो रहा था रसिया से मंगवाने में। और इस समय वेनेजुएला के साथ जो रिलायंस का डील हुआ है उसमें जो है $6 से $7 का उसमें फायदा हो रहा है। तो अब वो चीजें हैं। और दूसरी बात क्या होता है कि आपके जो बाकी इंडस्ट्री है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, जो टेक्सटाइल है, और आपका जो है फार्मास्यूटिकल्स वाला हो गया, लेदर हो गया, इस पे बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ने लगा था। और ये जो कंपनियां है ना, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मोनोपोली है आपका, क्योंकि जब जेम्स एंड ज्वेलरी और जब लेदर और ये सब करने लगा तो बांग्लादेश जाकर कपड़े देने लगा उसको, जो है वो आपका जगह ले रहा था। और जेम्स एंड ज्वेलरी पे इंडोनेशिया और जो है थाईलैंड जो है वहां से जाने लगा चीजें, लेदर पे इसी तरीके से वियतनाम की तरफ से जाने लगा। तो आपका जो मार्केट था वो कब्जा करने लगा, साउथ एशिया की कंट्री ही कब्जा करने लगी। तो वो आप पीछे चल रह जाते, क्योंकि जब आदत लग जाती उसको 6 महीने 8 महीने के बाद, फिर जो आपका जो व्यापार था टेक्सटाइल का वो पूरी तरीके से पिट जाता, पूरी तरीके से पिट जाता। तो ये चीज था। तो ये जो डील किया है अमेरिका के साथ वो बेहतर डील है मेरे ख्याल से, समझदारी वाला डील है। देखिए अगर पैसे के हिसाब से देखें तो सिर्फ 60 से 70 हजार करोड़ का जो है ज्यादा नुकसान हो रहा था उस वक्त, अगर 25 जब लगा हुआ था तो। और जो चीन से आप रशिया से जो तेल मंगवा रहे थे वो भी उसी के आसपास था, बात बराबर थी। लेकिन हो ये रहा था कि आपका माल ही नहीं बिकता ना, तो वो पूरे इंडस्ट्री को बैठा देता। तो ये कदम अच्छा था। और यूरोपियन यूनियन के साथ जो कदम रहा है वो भी ठीक ही है, अंदाज बेहतर किया है। है या वो जी डिस्काउंट अब मिलना बंद हो गया था? लोग पूछ रहे हैं कि क्या हमने रशिया को नजरअंदाज किया अपने पुराने दोस्त को तेल खरीदना बंद करके, या फिर रशिया से जो डिस्काउंट पहले मिल रहा था वो डिस्काउंट मिल ही नहीं रहा है, तो वैसे भी कोई खास फायदा नहीं है। डिप्लोमेसी में ये सब चलता रहता है, इसमें ऐसा कोई बांध कर रखना नहीं चाहिए। ठीक है, रसिया के साथ आपके संबंध अच्छे रहे थे, बहुत अच्छा है। रसिया कमजोर हो चुका है, इस चीज को देखना पड़ेगा। ध्रुवीकरण हो रहा है, चाइना का ध्रुवीकरण हो रहा है, और जो है अमेरिका का ध्रुवीकरण है। भारत को तय करना पड़ेगा कि किसके साथ रह सकता है वो। चीन के साथ तो रह नहीं सकता, चीन तो दुश्मन है। दूसरा जो है अमेरिका के साथ भी जो है अब उस तरीके से नहीं है। तो ये भारत को जो ना अपना जो है डिप्लोमेसी क्लियर करना पड़ेगा। ये डिप्लोमेसी बीच में जो रहते हैं ना उसमें गड़बड़ है। या तो आप अमेरिका के साथ रहो या चाइना के साथ रहो, खुलकर रहो साथ में। तो ये चीज कहीं ना कहीं नुकसान करता है। लेकिन जो भी है, अमेरिका के साथ मेरे ख्याल से वो डील करना बहुत जरूरी था, नहीं तो उससे बड़ी दिक्कत हो जाती। चीन से रशिया से तो सिर्फ तेल का है, और तेल का भी कंपनसेशन हो गया। वेनेजुएला को जो कब्जा किया उसने, और वेनेजुएला से हार्ड ऑयल आता है, और हमारे यहाँ जो रिफाइनरी है वो हार्ड ऑयल को रिफाइन करने के लिए बेहतर है। और जो इसका जो था, ठीक है, स्वीट ऑयल होता है, सावर ऑयल होता है, दो अलग अलग ऑयल होते हैं। तो इसका ऑयल जो है वेनेजुएला का गंदा है, लेकिन चूंकि हेवी होने के कारण उसमें मोबिल ऑयल सब ये सब ठीक ठाक मिल जाता है, अच्छी संख्या में मिल जाता है। तो वो कुल मिलाकर जो है मेरे ख्याल से डील ठीक ही है। और रशिया के साथ ऐसा कोई संबंध खराब होगा नहीं, रशिया भी जानता है। और रशिया के साथ क्या है कि जो डिफेंस के सामान जो आते हैं, जो डिफेंस का सामान है, वो उन पे हम डिपेंडेंट हैं पूरी तरीके से। वो एक बड़ा फैक्टर है। हालांकि हमारे यहाँ डिफेंस में जो है इस बार बजट बढ़ाया गया है, 15% के आसपास जो है उस पर ये किया गया है, कहा गया है जो है पाकिस्तान के एंगल से। लेकिन कहानी ये है कि यहाँ पे वो अपना इक्विपमेंट्स बनाना चाहते हैं, क्योंकि कोविड काल में देखा गया था कि बड़े बड़े मिग सब जो है बैठे हुए थे, चूंकि सामान नहीं आ पा रहा था रशिया से। वो एक फैक्टर है। तो बीच में लेकर चल रहा है। ऐसा भी नहीं है कि रशिया के साथ संबंध खराब कर लिया, खराब नहीं किया। ठीक रशिया है, को ही मालूम होगा कि बैलेंस बनाकर भारत चल रहा है, उसमें कामयाबी भारत को मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया उत्पल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए।